नमस्ते और आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की उस खूबी पर बात करेंगे जो उसे एक जीवित दस्तावेज बनाती है। मतलब समय के साथ बदलने की उसकी क्षमता। बिल्कुल। और आज हम कुछ बेहद जरूरी संशोधनों के जरिए इस सफर को देखेंगे। जी, और हम खास तौर पे 21वीं सदी की शुरुआत पर ध्यान देंगे। ये एक ऐसा दौर था जब शिक्षा, राजनीति और सामाजिक न्याय से जुड़े कई बड़े बदलाव हुए। और इस पूरी चर्चा में हमारी मार्गदर्शक हैं स्टडी टेक की टीम। उन्होंने जो सामग्री तैयार की है वो कमाल की है। हाँ, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। जी, उन्होंने इन मुश्किल संशोधनों को न सिर्फ आसान बनाया है, बल्कि उन्हें याद रखने के लिए कुछ बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स भी दी हैं। तो आज का हमारा मिशन है संशोधन 86 से 98 तक को समझना। और स्टडी टेक्निक ने बहुत अच्छे से विषयों में बांटा भी है, जो सीखने को काफी आसान बना देता है। हाँ हमारा पहला पड़ाव है शिक्षा, कर और आयोग। जी, यहीं से शुरू करते हैं। इस समूह में सबसे पहले है 86वां संशोधन, और स्टडी टेक ने इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट भी मार्क किया है। और सही वजह से किया है। ऐसी क्या खास बात थी इसमें? देखिए, ये एक मतलब क्रांतिकारी कदम था। 2002 से पहले शिक्षा एक अधिकार नहीं थी। अच्छा। हाँ, वो राज्य के नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा थी। मतलब सरकार पर इसे लागू करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी। ओ, मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते थे इसके लिए? बिल्कुल। लेकिन 86वें संशोधन ने अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। ये तो बहुत ही बड़ा बदलाव था। मतलब करोड़ों बच्चों के लिए शिक्षा कानूनी तौर पर एक हक बन गई। जी, इसका असर पीढ़ियों तक दिखेगा। और इसे याद रखने के लिए स्टडी टेक की ट्रिक तो और भी मजेदार है। क्या है? बहुत सीधी सी है। 86 86 पढ़ेंगे अच्छी सी। हा, ये बढ़िया है ना? स्टडी टेक ने इसे कितना सरल और यादगार बना दिया है। यही तो इन ट्रिक्स की खूबी है। ये दिमाग को तथ्यों के बोर्ड से आजाद करती हैं, ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ सकें। सही बात है। अच्छा, इसी समूह में एक और बड़ा बदलाव है, 89वां संशोधन। ये सामाजिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा है। हाँ, ये सामाजिक न्याय की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम था। इसने आयोगों का विभाजन किया। इसकी क्या जरूरत पड़ गई? पहले तो एक ही आयोग था, है ना? जी, पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए एक ही आयोग हुआ करता था। पर धीरे धीरे ये महसूस हुआ कि दोनों समुदायों के मुद्दे और चुनौतियां बहुत अलग हैं। जैसे कि? जैसे एसटी समुदाय ज्यादातर जंगलों और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। उनके मुद्दे जमीन और जंगल के अधिकारों से जुड़े होते हैं, जबकि एससी समुदाय के मुद्दे सामाजिक भेदभाव से ज्यादा जुड़े हैं। मतलब एक ही चश्मे से दोनों को नहीं देखा जा सकता था। बिल्कुल। इसीलिए 2003 के 89वें संशोधन ने इस आयोग को दो अलग-अलग संवैधानिक निकायों में बांट दिया। अच्छा। एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी, जो अनुच्छेद 338 के तहत है, और दूसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी, जिसके लिए एक नया अनुच्छेद बनाया गया। एक नया अनुच्छेद 338 ए। जी, 338A। और एक नया अनुच्छेद बनाने का क्या खास महत्व था? नया अनुच्छेद बनाने का मतलब था कि एसटी आयोग को एक पूरी तरह से स्वतंत्र और संवैधानिक रूप से मजबूत निकाय का दर्जा दिया गया। वो सिर्फ एससी आयोग की एक शाखा नहीं था। ये तो बहुत तार्किक कदम था। अब हम सामाजिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, तो क्या राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर भी कोई बदलाव हुआ था इसी दौरान? हाँ, एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव था, 77वां संशोधन। 2003 में हुए संशोधन ने कहा कि चुनाव क्षेत्रों का जो पुनर्निर्धारण होगा वो 2001 की जनगणना के आधार पर होगा, 1991 की नहीं। ताकि सीटें देश की ताजा आबादी के हिसाब से संतुलित रहें। बिल्कुल। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत सही मायनों में लागू हो सके। और इस समूह में एक आखिरी संशोधन है, 88वां, जो सर्विस टैक्स से जुड़ा है। स्टडी टेक ने इसके साथ एक टैक्स अधिकारी का चित्र भी दिया है, जो काफी मददगार है। हाँ, इसने अनुच्छेद 268A जोड़ा था। हालांकि अब जीएसटी आने के बाद ये उतना प्रासंगिक नहीं रहा, पर उस समय के लिए ये एक जरूरी कदम था। ये तो हुई संस्थाओं की बात, लेकिन स्टडी टेक के नोट्स के मुताबिक इसी दौर में राजनीति के काम करने के तरीके में भी कुछ बड़े सुधार हुए। जी। उनका अगला विषय है मंत्रियों की सीमा और भाषा, और इसमें 91वां संशोधन फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट के तौर पर चिन्हित है। हाँ, और ये उस समय की गठबंधन राजनीति की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान था। अच्छा, वो जंबो मंत्रिमंडल वाली समस्या। बिल्कुल।
90 के दशक में सरकारों को स्थिर रखने के लिए हर छोटे बड़े सहयोगी दल को खुश करने के लिए मंत्री पद दिए जाते थे। मैंने सुना है कि कई बार 80-90 मंत्री तक हो जाते थे। जी, ये न सिर्फ सरकारी खजाने पर बोझ था, बल्कि इससे राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ती थी। कोई भी मंत्री पद के लिए दबाव बना सकता था। तो 91वें संशोधन ने इस पर रोक लगा दी। हाँ, इसने एक सीमा तय कर दी कि केंद्र और राज्यों में मंत्री परिषद का आकार प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को मिलाकर लोकसभा या विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये तो राजनीति का खेल ही बदल देने वाला नियम था। जी बिल्कुल। और स्टडी टेक ने इसे याद रखने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प ट्रिक दी है। क्या है वो? 9 और 1 बराबर 10, बस इतने ही मंत्री। ये सीधे 15% की संख्या तो नहीं बताता, पर ये उस सीमा, उस रोक की याद दिलाता है। ये स्टडी टेक की रचनात्मकता कमाल की है। ये एक मनोवैज्ञानिक ट्रिगर की तरह काम करता है। आपको ट्रिक से याद रहता है कि एक सीमा है। सही। इसी संशोधन ने दल बदल कानून को भी और सख्त किया था। अच्छा, वो कैसे? इसने वो प्रावधान हटा दिया जिसके तहत अगर किसी पार्टी के 1/3 विधायक अलग होते हैं तो उसे विभाजन मानकर उनकी सदस्यता नहीं जाती थी। ओ हाँ। अब सिर्फ 2/3 सदस्यों के विलय को ही मान्यता दी गई, जिससे दल बदल करना बहुत मुश्किल हो गया। तो ये राजनीतिक स्थिरता के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। निश्चित रूप से। अब राजनीति से आगे बढ़ते हैं। स्टडी टेक का अगला विषय है भाषा। 92वां संशोधन। जी, ये भारत की भाषाई विविधता को संवैधानिक मान्यता देने से जुड़ा था। 2003 में इस संशोधन के जरिए संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जुड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और इन चारों नामों को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है परीक्षा में। हाँ, दबाव में तो हो ही सकता है। इसके लिए स्टडी टेक का एक शॉर्टकट है, BDMS। BDMS। हाँ, जैसे गणित में बॉडमॉस होता है वैसे ही। B से बोडो, D से डोगरी, M से मैथिली और S से संथाली। ये शॉर्टकट्स तो सच में समय बचाते हैं। यही स्टडी टेक की खासियत है। वो सिर्फ जानकारी नहीं देते, उसे परीक्षा में इस्तेमाल करने लायक बनाते हैं। इस खंड में 2 और संशोधन है, 90वां और 93वां। जी, 90वां असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्र की सीटों के आरक्षण से जुड़ा है। और 93वां? 93वां संशोधन भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसने निजी शिक्षण संस्थानों में भी OBC, SC और ST के लिए आरक्षण का रास्ता खोला। अच्छा, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी? हाँ, इसके लिए अनुच्छेद 15 में एक नया खंड 5 जोड़ा गया। ये आरक्षण की नीति का एक बहुत बड़ा विस्तार था। बहुत खूब। अब आते हैं हमारी चर्चा के आखिरी खंड पर। स्टडी टेक ने इसे नाम दिया है सहकारी समितियों और अन्य सुधार। यहाँ 97वां संशोधन सबसे अहम लगता है। इन सहकारी समितियों को अचानक संवैधानिक दर्जे की जरूरत क्यों पड़ गई? ये भारत के सहकारिता आंदोलन को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने और मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम था। जैसे कि अमूल? बिल्कुल। ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का एक बेहतरीन मॉडल रही हैं, लेकिन अक्सर राज्य सरकारें इनके प्रबंधन में दखल देती थीं, चुनाव समय पर नहीं होते थे। तो ये संशोधन उन्हें स्वायत्ता देने के लिए था? हाँ, 2011 के 97वें संशोधन ने इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया। 3 बड़े बदलाव हुए। क्या थे वो? पहला, सहकारी समिति बनाना अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार बन गया। वाह! दूसरा, अनुच्छेद 43B जोड़ा गया, जो इनके प्रबंधन को बढ़ावा देने की बात करता है। और तीसरा, एक नया भाग 9B जोड़ा गया, जो इनके लोकतांत्रिक तरीके से काम करने के लिए नियम तय करता है। और इसे याद करने के लिए स्टडी टेक ने एक बहुत ही प्रेरक ट्रिक दी है, सब साथ 97 मिलकर काम करो। ये तो बहुत अच्छा है ना? 7 और 97 का मेल न सिर्फ संशोधन संख्या याद कराता है, बल्कि सहकारी समितियों की मूल भावना को भी पकड़ता है। और स्टडी टेक ने इसके साथ जो मधुमक्खी के छत्ते का चित्र दिया है, वो तो सामूहिक प्रयास का प्रतीक है। बिल्कुल। ये विजुअल और शाब्दिक संयोजन बहुत प्रभावी है। जी, अब जब हम भाषाओं की बात कर ही रहे थे, तो इसी दौर में एक और छोटा सा बदलाव हुआ था 96वें संशोधन के रूप में। हाँ, ये तो काफी सीधा साधा लगता है। उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया। ये छोटा लग सकता है, पर ये भाषाई पहचान के सम्मान का प्रतीक है। सही बात है। उस भाषा के सही उच्चारण को संवैधानिक मान्यता दी गई, जो उस भाषा को बोलने वालों के लिए बहुत मायने रखता है। इस खंड में कुछ और संशोधन भी है, जैसे 94th। सही। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ,
तो बिहार में जनजाति आबादी बहुत कम हो गई। अच्छा। तो 94 संशोधन के जरिए बिहार के लिए एक जनजातीय कल्याण मंत्री रखने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई और ये प्रावधान नए बने राज्यों झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए लागू किया गया। तो ये दिखाता है कि कैसे संविधान भौगोलिक बदलावों के साथ तालमेल बिठाता है। बिल्कुल। और इसके बाद है 95वां संशोधन, जो आरक्षण की समय सीमा बढ़ाने से जुड़ा है। हाँ, ये एक नियमित प्रक्रिया है जो लगभग हर 10 साल में होती है। इसने एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण को और 10 साल के लिए मतलब 2020 तक बढ़ा दिया था। और आखिर में 98वां संशोधन, अनुच्छेद 371J, ये कर्नाटक के खास क्षेत्र से जुड़ा है ना? जी, संविधान के अनुच्छेद 371 में कई राज्यों के पिछड़े इलाकों के लिए विशेष प्रावधान है। तो 2012 में 98वां संशोधन के जरिए अनुच्छेद 371J जोड़ा गया। इसने कर्नाटका हैदराबाद क्षेत्र के विकास के लिए वहां के लोगों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया। तो ये थी स्टडी टेक द्वारा प्रस्तुत स्टडी टेक की सामग्री। अच्छा। हाँ, वो जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गाइड तैयार करते हैं, हम उनकी अनोखी और यादगार ट्रिक्स को एक शुरुआती बिंदु की तरह इस्तेमाल करेंगे। मतलब मकसद है स्मार्ट तरीके से सीखना। एग्जैक्टली, रटना नहीं, समझना। तो चलिए इसी सोच के साथ शुरू करते हैं। स्टडी टेक के नोट्स में एक बड़ी दिलचस्प लाइन है। बताइए। 99वें संशोधन से जुड़ी सरकार 99 पर आउट हो गई। अरे वाह, है ना कमाल। तो चलिए इसी से पड़ताल शुरू करते हैं। बहुत ही दिलचस्प शुरुआत है। तो हम बात करने जा रहे हैं न्याय, भूमि और टैक्स से जुड़े 3 बहुत जरूरी संशोधनों की, 99 से 101। तो 99वां संशोधन ये 2014 में आया था। ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC के गठन से जुड़ा था। जी, इसका मकसद था जजों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसे बदलना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। तो ये 99 पर आउट वाली बात, ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो न्यायपालिका और सरकार के बीच एक बड़े टकराव को भी दिखाती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये मामला शक्तियों के पृथक्करण माने सेपरेशन ऑफ पावर्स के मूल सिद्धांत को छूता है। अच्छा। देखिए, सरकार का तर्क था कि जजों की नियुक्ति में ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही होनी चाहिए और उसमें कार्यपालिका की भी भूमिका हो। हाँ, वहीं न्यायपालिका का मानना था कि NJAC वो उनकी स्वतंत्रता में सीधा हस्तक्षेप है, जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। बिल्कुल। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो स्टडी टेक की ये जो ट्रिक है 99 पर आउट, ये क्रिकेट के मजेदार अंदाज में एक बहुत बड़े संवैधानिक फैसले को यादगार बना देती है। मतलब ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि शक्तियों के संतुलन को बनाए रखने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। कमाल है। जी, ठीक है। तो एक तरफ देश के अंदर ये सब चल रहा था और दूसरी तरफ देश की सीमाओं पर एक ऐतिहासिक समझौता हो रहा था। हाँ, जो हमें 100वें संशोधन तक ले जाता है। 2015 का 100वां संशोधन, ये भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से जुड़ा था। जी, दशकों से सीमा पर कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें एनक्लेव्स कहते थे, जहां रहने वाले लोगों की नागरिकता, अधिकार, सब कुछ मतलब अनिश्चित था। उनका जीवन तो बहुत कठिन रहा होगा। बहुत ज्यादा। ये संशोधन उसी मानवीय संकट को हल करने के लिए था। स्टडी टेक के नोट्स में इसे याद रखने के लिए एक और क्रिकेट वाली ट्रिक है। मोदी जी ने शतक मारा बांग्लादेश के साथ। हाँ, ये भी अच्छी है। लेकिन ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक जीत तो नहीं थी। जैसा आपने बताया, इसका एक मानवीय पहलू भी था। बिल्कुल। ये सिर्फ जमीन की अदला बदली नहीं थी। ये उन हजारों लोगों को नागरिकता और पहचान देने के बारे में था जो दशकों से एक तरह से अधर में जी रहे थे। इसने न सिर्फ एक पुराने विवाद को सुलझाया, बल्कि दोनों देशों के रिश्तों में भी एक नई गर्मजोशी लाई। इसीलिए स्टडी टेक ने इसे अपनी सामग्री में इंपॉर्टेंट मार्क किया है, जो बिल्कुल सही है। और अब 100 से आगे बढ़कर उस संशोधन पर आते हैं जिसने शायद हर भारतीय के जीवन को किसी न किसी तरह से छुआ है। GST 101वां संशोधन। और इसके लिए स्टडी टेक की ट्रिक तो मेरी पसंदीदा है, 101 रुपए का शगुन GST। हाँ, ये वाकई बहुत रचनात्मक है। एक सांस्कृतिक प्रतीक को देश के सबसे बड़े टैक्स सुधार से जोड़ दिया। लेकिन इस संशोधन का असल असर क्या हुआ? इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे बदला? ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म था। GST से पहले भारत में टैक्स का एक मकड़ जाल था। वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, न जाने क्या क्या। हाँ, बहुत कंफ्यूजन था। GST ने इन सबको एक ही टैक्स के नीचे लाकर एक राष्ट्र एक कर की जो अवधारणा है उसको साकार किया।
मकसद था पूरे देश को एक सिंगल मार्केट बनाना। लेकिन क्या इसे लागू करना उतना ही आसान था? नहीं, बिल्कुल नहीं। आइडिया बहुत शक्तिशाली था, लेकिन जमीनी स्तर पर, खासकर छोटे व्यापारियों को, उनको शुरुआत में बहुत मुश्किलें हुई। अच्छा। हाँ, नई टेक्नोलॉजी, कंप्लायंस के नियम, इन सब में ढलने में वक्त लगा। हालांकि लंबी अवधि में देखें तो इसने टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाई है और अर्थव्यवस्था को फॉर्मलाइज करने में मदद की है। तो वो जो शगुन वाली ट्रिक है वो इसके शुभ इरादे को दिखाती है। बिल्कुल। तो ये थे 99, 100 और 101। अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो भारतीय समाज और राजनीति के हमेशा केंद्र में रहा है, आरक्षण। हाँ, अब हम देखेंगे संशोधन 102 से 104, जो सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व से जुड़े हैं। शुरुआत करते हैं 102वें संशोधन 2018 से। इसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। जी। स्टडी टेक की ट्रिक है, ओबीसी को अब पावर मिली, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन संवैधानिक दर्जा मिलने का असल में मतलब क्या है? ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। संवैधानिक दर्जा मिलने से पहले ये आयोग सिर्फ एक स्टैट्यूटरी बॉडी था, मतलब संसद के एक कानून से बना था। अच्छा। दर्जा मिलने के बाद ये एससी और एसटी आयोगों के बराबर आ गया। हाँ। और इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि इसे सिविल कोर्ट की शक्तियां मिल गई। सिविल कोर्ट की शक्तियां? इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। इसका मतलब है कि आयोग अब किसी को भी जांच के लिए समन भेज सकता है, किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी दस्तावेज मांग सकता है और शपथ पर सबूत ले सकता है। अरे वाह! तो अगर किसी समुदाय की कोई शिकायत है तो अब आयोग की सिफारिशों का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया। संक्षेप में कहें तो ये पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए एक ज्यादा शक्तिशाली संस्था बन गई। ये तो सच में एक बड़ा सशक्तिकरण है। अब आते हैं 103वें संशोधन 2019 पर। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण। इसने तो आरक्षण की पूरी बहस को ही एक नया मोड़ दे दिया। बिल्कुल। अब तक भारत में आरक्षण का आधार सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन रहा है, जो ऐतिहासिक अन्याय से जुड़ा था। जी। इस संशोधन ने पहली बार आरक्षण के लिए आर्थिक मानदंडों को एक मुख्य आधार बनाया। लेकिन इस पर तो जरूर एक बड़ी संवैधानिक बहस भी छिड़ी होगी। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। यह संशोधन इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण और विवादास्पद दोनों था। आलोचकों का तर्क था कि यह 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन करता है और आरक्षण की मूल भावना के खिलाफ है। वहीं सरकार का पक्ष था कि ये उन लोगों को अवसर देने के लिए है जो जातिगत आरक्षण के दायरे में नहीं आते पर आर्थिक रूप से कमजोर हैं। सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस चली और आखिरकार कोर्ट ने इसकी वैधता को बनाए रखा। और अब इस कड़ी में 104वां संशोधन 2020, जिसे स्टडी टेक ने सुपर इम्प कहा है, इसने 2 बड़े काम किए। जी। पहला, लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण को 10 साल के लिए 2030 तक बढ़ा दिया। सही। और दूसरा, एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए 2 मनोनीत सीटों को खत्म कर दिया। इस दूसरे हिस्से के लिए स्टडी टेक की ट्रिक बहुत ही चतुर है। 104 एंग्लो इंडियन 0 हो गए। हाँ, ये तो बहुत सीधी और असरदार ट्रिक है ना? ये बदलाव क्या दिखाता है कि आरक्षण जैसी नीतियां स्थायी नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवलोकन है। SC/ST आरक्षण का विस्तार तो हर 10 साल में होता है, लेकिन एंग्लो इंडियन सीटों को खत्म करने के पीछे सरकार का तर्क था कि 2011 की जनगणना के अनुसार इस समुदाय की आबादी बहुत कम है, तो अब उन्हें अलग से प्रतिनिधित्व की जरूरत नहीं है। जी। ये हमें याद दिलाता है कि प्रतिनिधित्व की नीतियां समय के साथ और समाज की जरूरतों के साथ विकसित होती हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं सबसे ताजा संशोधनों की। हाँ, 105वां और 106वां संशोधन। 105वां संशोधन 2021, जिसने राज्यों को अपनी ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार वापस दिया। स्टडी टेक की सामग्री में मराठा आरक्षण विवाद का भी जिक्र है, जो इसकी पृष्ठभूमि में था। बिल्कुल। ये सीधे तौर पर भारत के संघीय ढांचे, फेडरलिज्म से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने ओबीसी सूची बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को दे दिया था, जिससे राज्यों की स्वायत्ता पे सवाल उठ गए। सही। कई राज्यों का तर्क था कि वे अपने यहाँ की सामाजिक संरचना को बेहतर समझते हैं। इसी के जवाब में संसद ने ये संशोधन पारित किया और राज्यों को ये अधिकार वापस दे दिया। और अब अंत में वो संशोधन जो शायद आजाद भारत के इतिहास में महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा विधायी कदम है। 106वां संशोधन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। जी, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33%, मतलब 1/3 सीटों का आरक्षण। ये वाकई एक ऐतिहासिक क्षण है।
हालांकि इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त है कि ये तुरंत लागू नहीं होगा। हाँ, ये अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन डेलिमिटेशन के बाद ही लागू होगा। जी। स्टडी टेक ने इसे एक नारे की तरह प्रस्तुत किया है, अब नारी का राज चलेगा। ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं, एक आकांक्षा है। बिल्कुल है, और इसके प्रभाव बहुत गहरे हो सकते हैं। जब नीति निर्माण में महिलाओं की 1/3 भागीदारी होगी तो स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, इन जैसे मुद्दों को देखने का नजरिया बदल सकता है। ये तो जमीनी स्तर पर लाखों महिलाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करेगा। बेशक इसे लागू होने में अभी कुछ साल लग सकते हैं, लेकिन यह भारतीय लोकतंत्र में लैंगिक समानता की दिशा में एक मील का पत्थर है। स्टडी टेक ने इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट का दर्जा देकर बिल्कुल सही किया है। तो ये थी हमारी यात्रा 99 पर आउट होने से लेकर 106 पर नारी राज तक। ई टेक की जो सामग्री है, उनकी तस्वीरों और ट्रिक्स ने इन मुश्किल विषयों को हर छात्र के लिए कितना सुलभ बना दिया है। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं एक आखिरी विचार जोड़ना चाहूंगा। जरूर। ये संशोधन ये सिर्फ परीक्षा के लिए तथ्य नहीं है, ये भारत की सामाजिक और राजनीतिक यात्रा की कहानी बताते हैं। स्टडी टेक की ट्रिक्स हमें ये याद रखने में मदद करती हैं कि क्या हुआ, लेकिन असली ज्ञान तब शुरू होता है जब हम ये सवाल पूछते हैं कि इन बदलावों की क्यों जरूरत पड़ी। ये एक बहुत गहरा बिंदु है। हर संशोधन के पीछे एक कहानी है, एक सामाजिक बहस है, एक राजनीतिक संघर्ष है और एक बेहतर भविष्य की आकांक्षा है। 99वें में के पीछे न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सवाल था, 101वें में के पीछे एकीकृत अर्थव्यवस्था की चाह थी और 106वें के पीछे दशकों का महिला आंदोलन था। सही बात है। तो अगली बार जब कोई इन नंबरों को देखे तो सिर्फ एक तथ्य के रूप में नहीं, बल्कि उस कहानी के एक अध्याय के रूप में सोचने की कोशिश करें। असली समझ वहीं से आएगी।